हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इसी का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको वो वीडियो लगाकर दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख लेना। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा खंड ग यानी कि सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चंस है, एक तो हमारा ये ऊपर वाला है और इसमें अथवा में यानी और में भी हमें क्वेश्चन दिया है, तो एक ये है। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक करना था, तो मैं अभी आपको ये वाला करा रहा हूँ, नीचे वाला। ठीक है, ये वाला हम छोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको दोनों नहीं करा पा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको दोनों ही समझा देता, लेकिन अभी हम सिर्फ ये वाला कर रहे हैं। देखो, इसमें हमसे बोला गया था एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4.8 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो सबसे पहले हमें इसमें जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। उसके बाद एक डायगोनल हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, अदर जो डायगोनल होगा दूसरा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो चीजें इसमें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले एरिया। अब देखो, जो हमारा रोम्बस होता है उसका एरिया फाइंड करने का दो हमारे पास मेथड हैं। एक तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है बेस इनटू हाइट, यानी इस फॉर्मूले से भी हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है। दूसरा होता है हमारा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। तो यहां पर ये जो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये रोम्बस की एक साइड है यानी कि भुजा है, और एल्टीट्यूड यानी कि ये जो 4.8 हमें दिया है ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये हम ले लेंगे बेस 5 सेंटीमीटर को और 4.8 सेंटीमीटर वाले को हम हाइट ले लेंगे। तो बेस हमारा 5 इंटू हाइट हो जाएगा 4.8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अलावा हमसे जो अदर डायगोनल है उसकी लेंथ भी पूछी गई है। तो अब देखो, हम डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे। हमें जैसे कि पता है कि जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रोम्बस का यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वो हमारा एक तो ये होता है बेस इनटू हाइट, दूसरा हमारा ये होता है। तो हम इसका अब यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें D1 और D2 क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं, विकर्ण है। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके हमारा जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ पता चलेगा। ठीक है, तो एरिया के इक्वल में इस बार हम ये फॉर्मूला लेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब यहां पर एरिया है तो एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस एरिया की जगह पर 24 लिखेंगे एंड इक्वल में 1/2 है इंटू D1 यानी कि फर्स्ट डायगोनल। तो एक डायगोनल हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा ये D2 है, D2 का मतलब सेकंड डायगोनल, तो हमें सेकंड डायगोनल ही फाइंड करना है। तो D1 की जगह पर हम 8 सेंटीमीटर रखेंगे, 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे इंटू D2 हमें नहीं पता, इसी को फाइंड करना है। अब देखो, 24 को एज इट इज लिखा, 2 डिवाइड में है, इधर आके हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर बच गया D2। ये 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, तो D2 हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला क्वेश्चन। समय की कमी है, टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको ऊपर वाला नहीं समझा पाया, नहीं तो मैं आपको दोनों ही समझा देता जैसे मैंने आपको सैंपल पेपर फुल डिटेल में करवाया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसको एक बार हिंदी मीडियम में रीड कर लेते हैं।
ये रहा हमारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण को सरल और हल कीजिए। तो इसको जो हमें समीकरण दिया हुआ इक्वेशन, इसको सबसे पहले सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब देखो करना कैसे इसे। सबसे पहले तो यहाँ पर 4 और 2 इक्वल के इधर है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, यानी कि 2y माइनस 3 आएगा। अब ये जो माइनस है ना, इसको यहाँ पर हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा, यानी कि 3y माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ना हमें, इसलिए इक्वल में यहाँ पर y के नीचे कुछ नहीं है, 1 लेते हैं। अब 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम करेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 का y में मल्टीप्लाई 4y, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3। अब देखो यहां पर भी नीचे 4 है, इक्वल के इधर भी नीचे 4 है, यानी डिनोमिनेटर में दोनों में 4 4 है, तो इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर ऊपर 2y माइनस 3 बचा एंड माइनस 2 का यहाँ 3y में मल्टीप्लाई होके माइनस का 6y हो जाएगा। माइनस 2 का माइनस 5 में भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। इधर हमारे पास बच रहा है 4y प्लस 3। अब यहां पर ये 2y एंड माइनस का 6y, ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 6y है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2y में से 6y को माइनस करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा। इस 4y को इक्वल के इधर लाएंगे, माइनस का 4y हो जाएगा। इधर हमारे पास 3 बचा एंड इस माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 होगा एंड इस 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस 4y माइनस 4y माइनस का 8y हो जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6 में से 10 को माइनस करेंगे ना तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है और इसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगा 4, 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y की वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो ये हमारा आंसर है, y की वैल्यू 1/2। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक 14 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 10 मीटर है। उसी समय पर उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके छाया की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, अब देखो इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा। अ 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात वाला चैप्टर से। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या क्या है, एक तो हमारा पोल कास्ट, यानी कि एक पोल एंड उसकी शैडो है। तो यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं पोल एंड नीचे हमारा आ जाएगा उसका शैडो। तो देखो पोल जो है वो 14 मीटर हाई है, तो यहां पर पोल 14 मीटर आ गया एंड उसका जो शैडो है उसका शैडो 10 मीटर बनता है। ठीक है, तो नीचे शैडो में 10 लिख दिया। अब हमें बोला है कि जो पोल है उसके शैडो 15 मीटर लॉन्ग है, यानी कि शैडो में 15 आएगा। तो जो एक्चुअल पोल है उसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि यहां पर क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो पोल 14 है तो शैडो 10 है। अब शैडो 15 हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो पोल है वो भी बड़ा ही हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी कि सीधे समानुपात में है। तो हम कैसे करते हैं इसको, ये होता है हमारा x1 एंड ये y1, ये दूसरा वाला x2 एंड ये y2। तो लिखते कैसे हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो हमारे पास x1 कितना है 14, तो ये 14 अपॉन y1 कितना है 10 इक्वल टू x2 हमें नहीं पता, y2 कितना है 15, तो ये हमने लिख दिया।
अब इसको 15 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 14/10 को एज इट इज लिखा, 15 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर हमारे पास x2 बचा। अब देखो 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 एंड 3 बचा, 7 3 जा 21 इक्वल टू x2, यानी कि x2 21 मीटर। इसका मतलब है कि शेडो अगर 15 मीटर लंबा बन रहा है तो वो जो पोल होगा उसका एक्चुअल हाइट जो है वो 21 मीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 से ना हमारा खंड घ यानी कि सेक्शन डी शुरू हो जाता है एंड सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सारे 5 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये रहा, सरल करने को बोला है, यहां पर देख सकते हो। एंड इसमें अथवा में भी हमें दे रखा है, अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, अभी हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी है इसीलिए मैं आपको ये वाला नहीं करा पा रहा हूं, मैं आपको ये दोनों करा रहा हूं। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये रहा हमारा और वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने का है, फर्स्ट पार्ट ये रहा। अब देखो इसको कैसे करना है हमें, इसमें ना एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, एक सर्वसमीका का। कौन सा, ये देखो a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी 2.5p ये a हो गया माइनस एंड 0.5q ये b हो गया। यहां पर भी 2.5p ये a हो गया एंड ये प्लस 0.5q ये हमारा b हो गया। तो a माइनस बी a प्लस बी ये वाला आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, इसके इक्वल में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू हमारा है 2.5p, तो इस a की जगह पर 2.5p लिखा एंड स्क्वायर लगाया, फिर माइनस है तो माइनस b की वैल्यू क्या है 0.5q, तो 0.5q लिखा एंड स्क्वायर लगाया। अब देखो 2.5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो ये होता है हमारा 6.25 एंड p का स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर, फिर ये माइनस 0.5 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होता है एंड q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको आगे नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर करना क्या है, इसमें देखो फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी 3 ही टर्म्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का जो ये फर्स्ट वाला टर्म है यानी कि a, इसका सेकंड ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो a का a में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा a स्क्वायर, फिर a का इससे भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2b से, तो a का 2b में करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab, फिर a का माइनस c में भी होगा तो माइनस का ac हो जाएगा। ऐसे ही 2b का भी इससे होगा तो 2b का a में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2ab, फिर 2b का 2b में होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4b स्क्वायर एंड 2b का माइनस c में होगा तो माइनस का 2bc हो जाएगा। इसी तरह से इस c के साथ भी होगा, c का a में करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का ac, c का 2b में करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2bc एंड c का माइनस c में करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर के जैसा और कोई टर्म नहीं है तो इसको तो हम एज इट इज कॉपी करेंगे। ये प्लस का 2ab एंड ये प्लस का 2ab ये हो जाएगा प्लस का 4ab, माइनस ac एंड ये प्लस ac ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये प्लस 4b स्क्वायर इसके जैसा भी कोई टर्म नहीं है तो इसको तो हम एज इट इज यहां पर कॉपी करेंगे एंड इसके बाद माइनस 2bc प्लस 2bc ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये खाली बच गया यानी माइनस c स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमसे क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर ABCD पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसमें इसका नाम है ABCD, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें एंगल x, एंगल y एंड एंगल z ये तीनों हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम एंगल x फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम इसको लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 90। तो यानी कि यहां पर 90 प्लस ये हमारा x प्लस ये हमारा है 40, ये तीनों एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के, तो इसके इक्वल में हम लिख देंगे 180। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि हिंदी में आप लिखोगे कोण योग गुणधर्म, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये 90 प्लस 40 ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 एंड 40 130। 130 को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बच जाएगा। तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ आके, तो x की वैल्यू हमारा 50 आ गया। x की वैल्यू हमने निकाल दिया 50। अब ये देखो ये एंगल x एंड एंगल z दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि सम्मुख कोण है। तो पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि z इक्वल टू x होगा। इसका रीजन देंगे, ये हमारा क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए z भी हमारा कितना होगा 50, क्योंकि x हमारा 50 है। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगल y। तो एंगल y कैसे निकालें, इसके लिए सबसे पहले ये जो एंगल है इसका हम नाम दे देते हैं एंगल 1, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा इसका मतलब क्या है 90। तो ये जो इतना है ये भी तो 90 होगा, ये 90 एंड ये हमें पता है z, ये हमारा कितना है 50। तो ये हम निकाल सकते हैं एंगल 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 90 प्लस ये हमारा एंगल z कितना है 50। तो 50 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि ये तीनों हमारे ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होता है। आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, जो यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो 90 प्लस 40 ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 50 ये हमारा 140 हो जाएगा। 90 और 50 140 हो जाएगा। 140 बराबर के इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 40 बचेगा, यानी कि 40। तो एंगल 1 यानी कि ये हमारा 40 आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये वाला जो हमारा एंगल है यानी कि एंगल CEB, और ये वाला पूरा एंगल ध्यान से देखना, ये वाला पूरा एंगल ये हमारा, इसका क्या नाम हो जाएगा ECD। तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल ECD इक्वल होगा किसके, एंगल CEB के, एंगल CEB के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां पर रीजन दे देंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पर एंगल ECD हमने लिख दिया, एंगल ECD यानी कि ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एंगल Y और दूसरा ये हमारा क्या था एंगल 1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं y प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल CEB कितना है, एंगल CEB यानी कि ये वाला ये हमारा है 90। तो यहाँ पे 90 लिखा। तो ये हमारा y प्लस एंगल 1 कितना आया है 40। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे इक्वल टू 90। तो y हमारा कितना आ जाएगा, ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 50 आ जाएगा एंगल y। तो एंगल y भी हमारा निकल गया, x भी निकल गया और z भी निकल गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करना है, अब देखो ध्यान से। इसमें हमें बोला है फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। ये रहा
एंड इसमें ना ये रहे 2 पार्ट। इसके अलावा इसमें हमें और में भी दिया गया है, यहाँ पर देखो डिवाइड एज डायरेक्टेड, तो इन दोनों को छोड़ के मैं आपको ये वाला करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, डिवाइड यानी कि भाग करना है। सबसे पहले ये हमारा है 15, इसके बाद ब्रैकेट में है y प्लस 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है। फिर बाय यानी कि अपॉन लगाएंगे एंड इसको ये पूरा जो है ये नीचे लिखेंगे 5 ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस y माइनस 12, ठीक है। अब इसके बाद ये 15 इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे एंड ब्रैकेट में है y प्लस 3 इसको भी एज इट इज। यहां पर देखो y स्क्वायर माइनस 16 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो इसके इक्वल में क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से हम अब ये जो हमारा ऊपर है ये वाला इसको लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी, a की वैल्यू y है तो यहाँ पर y प्लस b की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4। फिर इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में a यानी कि a की वैल्यू y है माइनस b यानी कि 4। इसके बाद अब नीचे ध्यान से समझो, ये 5 को तो उतार देंगे एज इट इज, इसका अब हम फैक्टराइज करेंगे यानी कि गुणनखंड। तो इसको कैसे करते हैं, y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इस 1 और इस लास्ट वाला यानी -12 का गुणा कर देंगे। 1 और -12 का गुणा करके क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -12, ठीक है। 1 और -12 का गुणा करके -12 आ गया। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनका गुणा करके -12 आ जाए और जोड़ या फिर घटा के बीच में आ जाए, बीच वाला। तो बीच में देखो क्या है, इसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो यहां पर 1 और ये माइनस यानी कि जोड़ या फिर घटा के -1 आ जाए और गुणा करके -12 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर हमारे -4 और +3 होगा। इसको सॉल्व करके -1 आ जाएगा और गुणा करके -12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पहला वाला है y स्क्वायर इसको तो एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। इस बीच वाले की जगह पर सबसे पहले -4 लिखेंगे, -4 एंड यहां पर y भी लगा हुआ है तो y उतारेंगे। फिर ये वाला लिखेंगे यानी कि +3, इसके साथ भी y लिखेंगे और ये जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को जैसा है वैसा हम उतार देंगे, कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। y प्लस 3, फिर इसके बाद है y प्लस 4 एंड y माइनस 4, ठीक है। नीचे यहां पर 5 उतारेंगे एंड अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर -4y में से y कॉमन आ जाएगा तो इसमें y -4 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से +3 कॉमन आएगा तो इसमें y बचा एंड -12 में से 3 कॉमन आ गया तो -4 बचा, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम कि बाकी का हम यहां पर कर रहे हैं। ऊपर जो है 15, इसके बाद y प्लस 3 इसको उतारेंगे, y प्लस 4 एंड y माइनस 4 जैसा है वैसा हमने उतार दिया। नीचे 5 का 5 उतारा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ये y एंड ये +3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y प्लस 3 से ये y प्लस 3 कटेगा, y माइनस 4 से ये y माइनस 4 कटेगा और ये 5 एकम 5, ये 5 तिया 15 कटेगा। तो बचा क्या, 3 ब्रैकेट में ये यानी कि y प्लस 4 बचा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है और ये हमारा सेक्शन ई यहां से शुरू हो जाता है। इसमें सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, सारे 4 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 14, राधिका की पूरे दिन की दिनचर्या नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है। ये आप देख सकते हो पूरा दर्शाया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है,
विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या और टीवी देखने में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड कर लो। ये रहा हमारा, ये पूरा हमें दिया गया टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट व्हाइल वॉचिंग टीवी। तो जितना घंटे उसने स्कूल में स्पेंड किए हैं और जितना घंटे उसने टीवी देखने में स्पेंड किया है, दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो स्कूल में उसने कितने घंटे स्पेंड किए हैं, 6 घंटे, तो ये हो जाएगा 6। रेशो फाइंड करना है तो ये रेशो का साइन होता है हमारा। एंड टीवी देखने में कितना है, टीवी देखने में हमारा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये 2 एकम 2, ये 2 तिया 6, यानी कि 3:1। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन डूइंग होमवर्क टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज। तो होमवर्क में कितना घंटा स्पेंड कर रही है, देखो डूइंग होमवर्क 1.5, तो 1.5 लिखेंगे और ये रेशियो का साइन। एंड अदर एक्टिविटीज में कितना है 4 आवर्स, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ यानी कि 1.5 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4 में भी 10 का मल्टीप्लाई। तो 1.5 में 10 का मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, ये रेशो का साइन, और इसका आ जाएगा 40। ये 5 के पहाड़े से 3 बार में, ये 5 के पहाड़े से 8 बार में कटेगा, तो 3:8 ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट डूइंग होमवर्क फ्रॉम द होल डे। तो होमवर्क में कितना है 1.5 है। ठीक है, और होल डे का कितना घंटा होता है, होल डे यानी कि पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 को हम नीचे लिखेंगे यानी कि टोटल। एंड परसेंटेज फाइंड करना है इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब यहां से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 यानी कि 10 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ये हमारा 2 के पहाड़े से 12 बार में, और ये 2 के पहाड़े से 5 बार में, एंड 3 के पहाड़े से 4 बार में, एंड 3 के पहाड़े से 5 बार में कटेगा। 5 और 5 का गुणा 25, और नीचे क्या है 4। 4 से 25 को डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.25, और ये लगा देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। इसके बाद और में भी हमें दिया है, तो आपको एग्जाम में ना ये और ये दोनों में से कोई एक करना था, इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है तेल को एक बेलनाकार टैंक के साथ एक विशेष प्रकार के ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, देखो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस इतना है एंड हाइट इतनी है, तो दोनों का सम यानी कि योग पूछा है, तो 7 और 15 को जोड़ देंगे तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बेलनाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेना, ये रहा हमारा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो सिलिंड्रिकल टैंक या फिर कोई भी सिलेंडर का शेप हो, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा 2πRh। अब 2 का 2 उतारेंगे, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, r यानी कि रेडियस 7 है एंड हाइट हमें दिया हुआ है 15। 7 से 7 कैंसिल, 2, 22 एंड 15, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो इसमें सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है रेडियस 7, तो स्क्वायर लगा है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। h यानी कि हाइट हमें दिया हुआ है 15, 7 से 7 कैंसिल, 22, 7 और 15, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2310 ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आपको पता ही होगा जब हम
वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट के साथ क्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहां पर ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप हिंदी मीडियम में रीड कर लेना। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किस वर्ष में अधिकतम बिक्री हुई थी, यानी कि इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम सेल डन। तो देखो ग्राफ को, सबसे ऊपर ग्राफ ये वाला है। ठीक है, किस ईयर में हुआ ये, 2005 में। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर 2005 हो जाएगा। सेकंड में पूछा है किस वर्ष में न्यूनतम बिक्री हुई थी, सबसे कम बिक्री कब हुई है, ये देखो सबसे कम ये रहा 2002 में। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 2002। थर्ड में पूछा है वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखो 2005 में बिक्री कितनी हुई है, ये आप देख सकते हो 10 है, यानी कि 10। और ये सारा ना करोड़ में दिया हुआ है फिगर, इसका योग पूछा था तो प्लस का साइन लगाएंगे। एंड 2006 का भी पूछा है, 2006 में देखो 8 करोड़ है तो ये 8, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 8 18 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद अथवा में भी दिया है, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।